Hello student, I am going to start once again Indian textiles and the world market as a part 2 in weavers, iron smelters and factory owners. Let us first look at textile production. आइए सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में देखें। लगभग 1750 में जब ब्रिटिश ने बंगाल को जीता था तो इंडिया वाज जो था वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनॉड बोथ फॉर दियर फाइन क्वालिटी, क्योंकि यह बहुत प्रख्यात था कि यहाँ पर फाइन क्वालिटी के कॉटन्स थे एंड एग्जीक्यूट क्राफ्ट्समैनशिप, और जो क्राफ्टमैनशिप भी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन द साउथ एशिया, यहाँ पर साउथ एशिया जैसे जावा, सुमात्रा एंड पनंग में भी भेजी जाती थी, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगिन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप. लगभग 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन कंपनी जो थी, ट्रेडिंग कंपनी, वह इंडिया से टेक्सटाइल का परचेज करके और यूरोप को सेल करती थी रॉ मटेरियल को. मेमोरीज ऑफ दिस फ्लॉरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन द मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश. बहुत सारे दिए गए हैं किस तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिश कंपनी द्वारा परचेजिंग की जाती थी, एंड अदर लैंग्वेजेस में भी इसका डिस्क्रिप्शन है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस. इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स यूटिलाइज होते थे, उसका हम लोग पता करेंगे, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और देखेंगे किस तरह से वे लोग टेक्सटाइल का यूटिलाइजेशन होता था. वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्रीज. यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया. यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे सबसे पहले यहाँ के जो कॉटन क्लोथ्स थे इंडिया के, उसको इनकाउंटर किया, विच इज़ कैरिड बाय द अरब मर्चेंट्स इन द मोशल इन प्रेजेंट डे इन इराक. शो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइनली woven textile as muslin, a word that conquered wide currency. Muslin is called by. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut. जब पुर्तगीज़ सबसे पहले भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ के स्पाइसेस को सर्च आउट किया, और दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया. द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप along with the spices came to be called the calico, okay, derived from the calicut, and subsequently और धीरे धीरे जो है calico became the general name for all the cotton textiles. यह एक आम नाम जो है पड़ गया कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, कैलिकट एरिया केरल का. There are many other words which point to the popularity of the Indian textile in Western markets. In figure 3rd, you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representative in Calicut in 1730. आप देखोगे कि जो ऑर्डर बुक होता था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपनी कंपनी को भेजती थी. कैलिकट में 1730 का टाइम में दिया गया है क्या क्या ऑर्डर लिस्ट था. ऑर्डर दैट ईयर वाज 5,89,000 pieces of clothes. Browsing through the order book, and you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk clothes. These were known by their common name in the European trader as pieces goods. Usually woven clothes जो बुने कपड़े होते थे pieces that were 20 yards long and 1 yard wide होता था, 20 गज लंबी और 1 गज चौड़ी. यहाँ पर उसके जो हैं लिस्ट ऑफ गुड्स दिए हुए हैं. टू प्रोवाइडेड द बे ऑफ द बंगाल फॉर द शिप गोइंग आउट ऑफ द ईयर नियरली. अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इज हियर इन 1730 के टाइम पीरियड का है ये लिस्ट बुक. नोटिस हाउ ईच आइटम in the order book was carefully priced in London. This order had to be placed 2 years in advance because this was the time required to send order to India, get the specific clothes woven and shipped to Britain. Once the cloth pieces arrived in London, they were put to for the auction and sold. उसको ला करके ऑक्शन में बेचा जाता था, नीलामी लगा करके. Now look at the names of the different varieties of clothes in the book. Amongst other pieces ordered in the bulk were printed cotton clothes called chins. यहाँ पर जो varieties of clothes लाए जाते थे जिसमें अलग अलग कॉटन क्लोथ्स के बंडल्स होते थे, that is called chins, कोसाज और द खासाज जिसको बोला गया, एंड बांधना. Do you know where the English term chins comes from?
It is derived from the Hindi word chint, a cloth with a small and colorful flowery design. From the 1680, there started a craze for the printed Indian cotton textiles in England and Europe, mainly for their exquisite floral design, fine texture, and relative cheapness. Rich people of the England, including the Queen herself, wore the clothes of the Indian fabrics. एक्चुअली ये जो ड्राइव्ड किए रहते थे, जो डिफरेंट टाइप्स के जैसे चेंज है, ये सारे कपड़े इतने फ्लोरल डिज़ाइन बनाए रहते थे इसमें कि ये स्पेसिफिक टाइप के होते थे, जहाँ पर यूरोप के मार्केट में, इंग्लैंड जैसे देशों में जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने लगा था. इसमें बहुत सारे अच्छे खासे डिज़ाइंस टेक्सचर्स दिए हुए थे और देखा जाए तो यह बहुत सस्ता भी था, जो कि इंग्लैंड के लोग आसानी से इसे ख़रीदते थे. यहाँ तक कि वहाँ की जो महारानी थी वो भी इस इंडियन फैब्रिक का क्लोथ का यूटिलाइजेशन करती. सिमिलरली द वर्ड bandana now refer to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. Originally the term derived from the word. Next we will see here bandana हिंदी in for tying. बंधना जो है ये टाइंग से रिलेटेड है, बांधना, and refer to a variety of brightly colored clothes produced through the method of tying and dyeing. There were other clothes in order book that were noted by their place of origin, जैसे काशिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर. The widespread use of such words shows how popular Indian textile had become in different parts of the world. यह जो थे बहुत विश्व के सभी देशों में इसके जो है पॉपुलरिटी हुई. बंधना डिज़ाइन अर्ली 20th सेंचुरीज का दिया गया है. नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल. डू यू नो वाई? इन दिस ओढ़नी, टू टाई एंड डाई silk pieces are sewn together with the gold thread embroidery. Bandhana patterns were mostly produced in Rajasthan and Gujarat. Okay, now next time we'll discuss the Indian textile in European markets.